कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इस कहानी के पहले और दूसरे भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अगले दिन सुबह जब सभी अपने काम पर निकल गए, चित्रा ने चाय बनाई। सावन ससुर जी के पास ही सोया था। हाथ में चाय लेकर चित्रा ससुर के कमरे में आई। पिताजी कहकर पुकारते ही ससुर उठ बैठे। चित्रा पहले तो इधर उधर की बातें की, फिर वह चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिताजी से इस बारे में कैसे बात करे। शायद उसके ससुर को कुछ अंदेशा हुआ, इसलिए उन्होंने ही पूछा, बेटी तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ पिताजी, पर सोच रही हूँ कहीं आप गलत न समझे। नहीं नहीं, पूछो, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। चित्रा ने पहले थोड़ा झिझकी, फिर कहा, पिताजी आप समाज के नज़र में भले ही पति पत्नी थे, लेकिन असल में आप पति पत्नी नहीं थे। फिर सावन कैसे आया? चित्रा की बात सुनकर कुछ देर ससुर खामोश रहे और फिर उन्होंने कहा, हम सही मायने में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में शादी की बात नहीं आई थी, लेकिन हम दोनों में उम्र का एक बड़ा फासला था। और उससे भी बड़ी बात, मैं डरता था कि कहीं शादी की जिक्र से तुम्हारी माँ को बुरा न लगे और हमारे हंसते खेलते परिवार में कोई विच्छेद न आ जाए। हम दोनों बहुत खुश थे जब तुम्हारी और रंजन की शादी पक्की हो गई। कॉलेज के समर कैंप के लिए मैत्री 2 दिन के लिए गई थी और रंजन अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ 3 दिन के लिए घूमने गया था। मेरा और रंजना की शादी के दिन को ही तुम्हारी माँ हमारे शादी की सालगिरह मनाती थी। पहले मैं मना किया था, पर तुम्हारी माँ ने ही कहा था, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी शादी की सालगिरह से बच्चे खुश हो जाएंगे और बहुत सारे सवाल छुप जाएंगे। तुम्हारी माँ सही कहती थी, बच्चे हमारे सालगिरह मनाते थे, होटल से खाना मंगवाते थे, मेरे लिए नहीं लेकिन अपने माँ के लिए कुछ न कुछ उपहार ज़रूर लाते थे। रंजन और मैत्री का उसकी माँ के साथ लगाव मुझसे कहीं अधिक था। तुम्हारी सास एक सिख होते हुए भी कभी किसी को समझने नहीं दी। उसका त्याग देखकर कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाता था। फिर एक सन्नाटा। शायद चित्रा के ससुर यादों को संजो रहे थे। ससुर जी की आंखें छलक रही थी। ससुर खुद को संभालते हुए बोले, शादी की सालगिरह था। रंजन और मैत्री सुबह सुबह फ़ोन कर माँ को सालगिरह की मुबारकबाद दिए थे। उस दिन शाम को तुम्हारी सासू माँ दुल्हन की वेशभूषा में मेरे सामने आई। पहले तो मैं उन्हें देखकर चौंक गया। उन्होंने मेरे पाँव छुए और कहा, मैं सुहागिन मरना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? मैं ऐसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे खामोश देखकर वह बोली कि मैं 20 साल से इंतजार कर रही थी कि आप शायद बोलेंगे, लेकिन आप कभी बोले नहीं। मैं उसकी बात सुनकर अफसोस कर रहा था और हम दोनों ही रो रहे थे। इतनी बड़ी चूक मुझसे कैसे हो गई? वह दिन हमारा शादी भी था और मिलन की रात भी, लेकिन यह कल्पना नहीं किया था कि सावन आ जाएगा। जानती हो बेटी, तुम्हारी माँ ने मुझे सिखा गई कि पुरुष स्वयं में जीता है, स्त्री सदा दूसरे में जीती है। कभी वह बेटे में जीती है, कभी पति में जीती है, पर सदा दूसरे में जीती है। उसका संतान प्रसन्न तो वह प्रसन्न है। पुरुष दूसरे में नहीं, अपने में जीता है। स्त्री का त्याग पुरुष से ज़्यादा है। मैं तो मानता हूँ परमात्मा स्त्री में होते हैं। बेटी, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है, सही गलत जो भी है, पर मेरी विनती है, यह कहानी आज यहीं ख़त्म होनी चाहिए। मैंने ससुर जी से वादा किया कि ठीक है, यह एक बेटी का वचन है अपने पिता से कि यह बात कभी बाहर नहीं आएगी। दिन ऐसे ही बीतते रहे थे। नन्हा सावन अब 6 महीने का हो गया है। मैं हैरान हूँ कि पिताजी ने इस उम्र में भी एक छोटे बच्चे की देखभाल का भार कैसे अपने कंधों पर लेकर सुचारू रूप से कर रहे हैं। गीले डायपर बदलने से लेकर खिलाने तक का सारा काम वही करते हैं। रंजन घर पर नहीं रहता तो मैं भी पिताजी की मदद करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर काम पिताजी ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे रंजन के गुस्से का डर है, लेकिन वह गुस्सा हो जाने से भद्दी भाषा में झगड़ने लगता है। मैं नहीं चाहती कि पिताजी उस उम्र में ऐसे शब्द को सुनकर दुखी हों। मैं पिताजी से अब सासू माँ के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती
कि वह अपनी प्यारी पत्नी को खोने के दर्द के बारे में ज़्यादा सोचें। इसलिए जब तक रंजन घर पर रहता है मैं अपने काम निपटा कर कमरे में चुपचाप बैठी रहती हूँ। जब वह चला जाता है तो मैं पिताजी की यथासंभव मदद करती हूँ। लेकिन ननद धीरे धीरे काफ़ी बदल गई हैं। पहले तो वह अपनी माँ की मौत से बहुत टूटी हुई थी, लेकिन अब वह सावन से बहुत प्यार करने लगी हैं। जब तक कक्षाएं होती हैं मैत्री कॉलेज में रहती हैं, उसके बाद सीधे घर लौट आती है। पहले वह कैंपस में बैठ अपने दोस्तों के साथ गप मारा करती थी, अब ऐसा नहीं करती। रात में सावन को अपने पास ही रखती है और ऐसे में सावन को पसंद न करने का कोई कारण नहीं है। इतना शांत बच्चा बहुत कम देखने को मिलता है। शायद वह बच्चा समझ गया था कि इस दुनिया में उसकी माँ नहीं है और माँ के बिना दुनिया बच्चों के लिए अनुकूल जगह नहीं है। प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन माँ की कमी किसी से नहीं भरी जाती। उसके छोटे से दिमाग ने शायद इसे समझना सीख लिया था। इसी बीच एक दिन रंजन ने मुझसे घर खर्चे का हिसाब मांगा। रंजन के पास एक बात थी कि वह हर महीने का तनख्वाह पिताजी को सौंप देता था। मेरे पिताजी उस पैसे से परिवार चलाते थे, लेकिन सावन से रंजन का तिरस्कृत भावनाओं के कारण पिताजी अब रंजन से पैसे नहीं लेते। इसलिए रंजन अपनी तनख्वाह घर खर्च के लिए मुझे ही दे देते। कभी भी खर्च का हिसाब नहीं मांगा करते, लेकिन आज सुबह रंजन ने अचानक मुझे बुलाया। मैं उसके बुलावे पर आई और रंजन से कहा, बोलिए किस लिए बुलाए हैं? मैं जो भी पूछूंगा उसका सीधा जवाब देना, घुमा फिरा कर चालबाजी मत करना। मुझे आपके साथ चालबाजी करने की कोई इच्छा नहीं है। कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारी इच्छा तो मैं समझता हूँ। अब पति पसंद नहीं आता। पति की तुलना में ससुर ननद ज़्यादा जो पसंद आने लगे हैं। तुमको देखकर लगता है तुमको माँ से अधिक मौसी प्यारी हो गई है ना? मैं समझ गई कि रंजन फिर से अपना बुरा बर्ताव शुरू करने जा रहा है, इसलिए मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर बाद रंजन ने कहा, खैर छोड़ो, जो मैं कह रहा था, हर महीने 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च क्यों हो रहे हैं? रंजन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझसे पहले कभी वह पैसों का हिसाब नहीं मांगे थे। ये अचानक उसे क्या हो गया है? तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर दो। मैं क्या जवाब दूंगी? सावन का खाना अलग है। इनकी खरीदारी पर हर महीने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। पिताजी को जितनी पेंशन मिलती है उसमें एक मुश्त रकम घर की ईएमआई में जाती है, और यह घर तो पिताजी के बाद रंजन का ही है। क्या यह बात वह नहीं समझता? अभी भी 2 साल किस्त भरना है। रंजन का प्राइवेट नौकरी है, उसके पैसों से ही घर का बाकी खर्च चलता है। मुझे लगा था कि रंजन को इन बातों का कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझसे खर्च का हिसाब मांगेंगे। मैं सोचते हुए अपना सिर नीचे कर ली और चुप रही। देखो चित्रा, एक बात कान खोलकर समझ लो। पिताजी, तुम, मैत्री मेरी जिम्मेदारी हो। मैं उन पर पैसा खर्च करूँगा, लेकिन तुम मेरे पैसे से जो चाहे वो नहीं कर सकती। इसे मेरी चेतावनी समझना। मेरा सिर गर्म हो गया। मैं थोड़ा चिल्ला कर बोली, और सावन, वह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? रंजन ने दृढ़ता से कहा, नहीं। मैं हैरान होकर रंजन को देखती रही। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा कमाता है, पर जितना कमाता है वह हमारे परिवार के लिए कम भी नहीं है। परिवार में हर महीने जो रकम आती है वो हमारे लिए काफ़ी है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं चाहती थी कि मेरी और रंजन की बात पिताजी के कानों तक न जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो डर था वही हुआ। रंजन दरवाजे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, अगले महीने से मुझे अपना पैसा किसी फिजूल खर्ची पर खर्च नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। रंजन ने इस तरह से कहा जैसे उसके पिता सुन सकें। मैं उसके बात से हैरान थी। क्या ये वही रंजन है जो कुछ दिनों पहले अपनी माँ की मौत पर रोने लगा था? कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मुझे पिताजी के सामने खड़े होने में भी बहुत शर्म आ रही थी। सावन का खाना लगभग समाप्त हो गया है। आज रंजन घर का खर्च के लिए मुझे पैसे देने वाले थे। मैं सोच रही थी कि रंजन आज घर का खर्चा मुझे दे दें तो मैं वहाँ से सावन के खाने के लिए पिताजी को पैसे दूंगी। पिताजी खरीद लाएंगे। लेकिन अब मैं पिताजी के सामने किस मुँह से जाऊँ? बेटी, पिताजी खुद मेरे कमरे के सामने आकर खड़े हो गए। मैं अपनी आंखें पोंछ उनके बुलावे पर उठ खड़ी होती हूँ। फिर मैंने धीरे से पिताजी से कहा, पिताजी आप कुछ कहेंगे? बेटी, मैं सावन का भोजन खरीदने जा रहा हूँ, तुम उसे थोड़ा देखना। लेकिन पिताजी पैसा?
पिताजी मुझे रोकते हैं। मेरी बात खत्म होने से पहले ही कहते हैं, बेटी बच्चा मेरा है। रंजन मैत्री जैसे मेरे बच्चे हैं, सावन भी वैसे मेरा बच्चा है। जैसे मैंने उनको पाला है वैसे ही सावन को पालना भी मेरा ही कर्तव्य है। रंजन अपने भाई से विमुख हो सकता है, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चे से कैसे विमुख हो सकता हूँ, कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। आखिरी शब्द कहते हुए पिता की आवाज़ थोड़ी कसी हुई आई। मैं पिताजी की तरफ देखती रही, लेकिन पिताजी पैसा भगवान है, वही व्यवस्था करेगा बेटी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर पिताजी जा रहे थे। मैंने उन्हें पीछे से पुकारा, पिताजी रुकिए। मैं शादी से पहले से ही कुछ फ्रीलांसिंग करती थी, शादी के बाद भी करती हूँ, मगर अभी समय ना होने के कारण ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। उसी फ्रीलांसिंग से कमाया हुआ कुछ पैसा मेरे पास थे। मैं वह पैसा पिताजी के हाथ में देते हुए बोली, पिताजी इसे रखिए, यह हमारे छोटे सावन के लिए है। पिताजी असहजता के साथ बोले, नहीं नहीं बेटी, मैं रंजन का 1 रुपया भी सावन पर खर्च नहीं करूँगा। पिताजी, यह रंजन का पैसा नहीं है, यह मेरा पैसा है। कृपया मुझे सावन के लिए कुछ करने का मौका दें, अन्यथा मैं सासू माँ को दिया हुआ अपना वादा नहीं निभा पाऊँगी। आप ना नहीं कह सकते पिताजी। पिताजी की आंखें छलक रही थी। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और कहा, बेटी मैं दिन ब दिन तुम्हारा ऋणी होता जा रहा हूँ। आप मुझे बेटी कहते हैं, क्या एक बेटी इतना भी नहीं कर सकती? आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है पिताजी। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और रो पड़े। इसी उतार चढ़ाव से लगभग 2 वर्ष बीत गए। रंजन का सावन को लेकर कोई बदलाव नहीं आया है। सावन भी अब चलना सीख गया है, बहुत प्यारा लगता है जब वह अपने नन्हे पैरों से घर के चारों ओर दौड़ता है। जो भी उसे चाहिए होता वह मेरे पास आकर ही अधिकार जताने लगता है। मैं किचन में रहूं या छत पर, बीच बीच में वह दौड़ कर आएगा और पीछे से दोनों हाथों से मुझे गले लगा लेगा। और जब मैं कहती हूँ, कौन है पीछे, यह तो मेरा छोटा सावन लग रहा है, वह शर्म से अपना मुँह छिपा लेता है और दूर जाकर खिलखिलाकर हंसते रहता है। मैं उस मुस्कुराते हुए चेहरे में अपनी सासू माँ को देख सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे माँ मुस्कुरा रही हैं। मैं वह देखकर उदास हो जाती हूँ। मैं आश्चर्य होती हूँ यह सोचकर कि रंजन किस तरह का व्यक्ति है। बच्चे के चेहरे में वो अपनी माँ को नहीं देख सका। क्या सही में खून का असर होता है? लेकिन माँ का न सही पर पिता का खून तो सावन में और रंजन में एक ही है। छी छी, यह मैं क्या सोच रही हूँ। पिताजी से वादा की हूँ यह कहानी नहीं सोचूंगी। सावन रंजन से बहुत डरता है, वह रंजन के सामने कभी नहीं आना चाहता। जब तक रंजन घर पर रहता है सावन अपने पिता और दीदी के पास ही रहता है, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं आता। जब भी वह रंजन को देखता है तो अनजान डर से काँप उठता है। दरअसल छोटे बच्चे बहुत कुछ समझ सकते हैं। शायद उसे समझ आ गया है कि उसके माथे पर भाई का प्यार नहीं है, लेकिन सावन अभी भी बात करना नहीं सीखा। इस उम्र के बच्चे आधे अधूरे शब्दों से बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सावन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। पिताजी को कभी कभी इस बात की बहुत चिंता होती है। मैं पिताजी से कहती हूँ कि कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिताजी की चिंता कम नहीं होती। इसी बीच मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसने एक पल में मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं 5 महीने की गर्भवती थी। मैंने यह खबर अपने करीबी लोगों के अलावा किसी को नहीं बताई। इन 5 महीनों में मैंने रंजन को नए रूप में जाना। मेरे गर्भवती होने के बाद से वह मुझे सर पर उठा कर रखता था, मुझे कोई काम नहीं करने देता, यहाँ तक कि उसने घर के काम करने के लिए एक नौकरानी भी रखी। वह ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाता, जो भी मैं खाना चाहती थी वह ला देता, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ का ध्यान बखूबी रखता है। पिताजी भी उसका यह बदलाव देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन मुझे सासू माँ का चेहरा बार बार याद आता है। सासू माँ भी इसी हालत से गुजरी हैं, लेकिन तब रंजन ने ऐसा नहीं किया जो अब वह मेरे लिए कर रहा है। इसके बजाय वह दिन ब दिन माँ को पीड़ा ही पहुँचाया है। जो अब अपनी माँ के लिए नहीं कर सका वह अपनी पत्नी के लिए क्यों कर रहा है? मैं इसे कभी कभी स्वीकार नहीं कर पाती थी। हालांकि मुझे रंजन का यह प्यार बहुत पसंद आता है, लेकिन सावन के साथ उसका रिश्ता अब भी पहले जैसा ही है, और जब तक बहुत ज़रूरी न हो वह अपने पिता से भी बात नहीं करता। मेरी अपनी माँ कभी कभी मुझसे मिलने आया करती हैं। वह मुझे अपने पास रखना चाहती हैं। रंजन भी यही चाहते हैं, क्योंकि मेरा मायका काफ़ी करीब है।
रंजन ऑफिस से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर एक दिन के लिए भी कहीं और नहीं जाना चाहती। अगर मैं चली गई तो सावन को कौन देखेगा, ससुर जी को कौन देखेगा। यह परिवार ही मेरा जीवन है। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, इसलिए मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ हैं। मैं समझती हूँ कि वह मेरी बातों से बहुत नाराज़ होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बेटी की जिद के आगे माँ हार मान जाती हैं, लेकिन वह लगभग हर दिन मुझसे इस घर में मिलने आती हैं। वह मेरा पसंदीदा खाना बनाकर लाती हैं, लेकिन किसी अज्ञात कारण से मेरी माँ भी सावन को पसंद नहीं करती हैं। मेरे पास सावन के आने से मेरी माँ उसे जाने के लिए कहती हैं। आखिरकार एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, जब भी सावन मेरे पास आता है तो तुम ऐसा क्यों करती हो? वह तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? माँ ने गुस्से से कहा, अब तुम्हारा बहुत नाजुक समय है। एक छोटी सी गलती इस समय कुछ भयानक हो सकती है। छोटा बच्चा है, उससे खेलते खेलते कब चोट लग जाएगी, कोई ठीक है? मैं मुस्कुराती हूँ। मैंने सावन को अपने पास बैठने को कहा और उसके बाल में हाथ फेरते हुए कहती हूँ, मेरा सावन उस तरह का बच्चा नहीं है माँ, वह बहुत शांत और समझदार है। माँ कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुझे गुस्से से देखती हैं। एक दिन सुबह मैं रंजन के ऑफिस जाने के बाद रोज की तरह छत पर कपड़े सुखाने गई। हालांकि मेरे लिए ऐसा करना मना था, यह जानते हुए कि रंजन जानेंगे तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन मुझे सारा दिन घर पर बैठना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिना किसी को बताए छत पर चली गई। सावन भी मेरे पीछे पीछे आया। मैं कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर टांग रही थी और सावन छत पर खेल रहा था। मैंने देखा नहीं कि मेरे पास एक ईंट का टुकड़ा पड़ा था। अचानक मेरा पैर उस पर पड़ा और मैं अपना संतुलन खोकर गिर पड़ी। मैं दर्द से चीख पड़ी। दूर सावन खेल रहा था, उसने मेरी चीख सुनी और दौड़ता हुआ मेरे पास आया। दर्द ऐसा था कि लगा जैसे मैं किसी भी क्षण मरने वाली हूँ। सावन मुझे देखकर डर गया और वह कांपने लगा। मैं पिताजी और मैत्री को जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन मेरी चीखें दूसरी मंजिल से नीचे की मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थीं। मुझे नहीं सूझा अब क्या करना है। मेरा शरीर दर्द से जैसे लकवाग्रस्त हो गया। मेरे पास उठने की भी ताकत नहीं थी। मैंने बस सावन को देखा और कहा, सावन, मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। पता नहीं उस बच्चे ने क्या समझा, जिस बच्चा का पिछले 2 साल से जुबान नहीं खुला था। हम उसका बात न करने से चिंतित थे और इतनी समय तक नहीं बोल पाता था। वह गगनभेदी आवाज़ के साथ चिल्लाया, माँ। सावन की पुकार सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर सावन का चेहरा धीरे धीरे ओझल होते गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मेरे शरीर दर्द से लकवाग्रस्त हो गया था। मैं अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकती थी। मैं अपनी माँ को सामने खड़ी रोते हुए देखी। रंजन मेरे पास बैठा था, उसकी आंखें सूजी हुई थी। लगता है वह भी रोया है। मैत्री उसके पास खड़ी है और वह भी रो रही है। और पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं नन्हे सावन के साथ। मैंने एक बार सबको नज़र घुमा कर देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्यों रो रहे हैं। मुझ में बोलने की ताकत नहीं थी, फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से धीरे से कहा, क्या हुआ, आप सब क्यों रो रहे हैं? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ? मैं माँ की बात कुछ नहीं समझी। अचानक मुझे अपने पेट में तेज़ दर्द महसूस हुआ और मेरी छाती डर से कांप उठी। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, मेरा बच्चा कहाँ है? ओ माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? किसी ने कुछ नहीं सुना, सभी रोने लगे। मैंने अपने ससुर की ओर देखा कि वह भी रो रहे थे। इतने लंबे समय तक चुप रहने के बाद मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी। सलाइन की सुई नोचकर मैं उठने ही वाली थी कि रंजन ने आकर मुझे रोक लिया। रोते हुए मुझसे कह रहे थे, हमारा मासूम बच्चा पंछी बन गया चित्रा। मैं स्तब्ध हो गई। यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद में हूँ और कोई सपना देख रही हूँ। नींद से उठते ही सपना टूट जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सभी परिवार के लोग रो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों ओर अंधेरा हो रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। रंजन ने आकर मेरा सिर अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे सामने घूम रही है। यह क्या हो गया? क्यों हुआ? ऐसा तो होना नहीं था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने रोते हुए रंजन को गले से लगाया। रंजन ने रोते हुए मुझसे कहा, चित्रा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा मत करो प्लीज़।
तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रंजन मुझे समझाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुकने वाली हैं। मैं तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती थी। शारीरिक पीड़ा से ज़्यादा मेरी मानसिक पीड़ा मुझे खाए जा रही थी। माँ भी रो रही थी। वह मेरे पास आई और बोली, चित्रा मेरी माँ, शांत हो जाओ, तुम्हारा शरीर अब खराब है। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने तुम्हें किसी भी तरह से उत्तेजित होने से मना किया है। लेकिन किसी भी तरह मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। अचानक माँ पुकार सुनकर मेरी चीखें बंद हो गई। अपने नन्हे से सावन अपने कोमल हाथ से मेरी उंगलियों को छूते देखकर मैं हैरान रह गई। सावन कितनी प्यार से पुकारता है, माँ। उस पुकार को सुनकर मेरे अंतर मन में जैसे समुद्र मंथन हो रही है। रंजन ने आज सावन से कुछ नहीं कहा। मैत्री ने उसे अपने पास बिठा लिया। मैं उसे चौड़ी आंखों से देखती रही और सावन भी मुझे देख रहा था। मैत्री ने कहा, भाभी, आज अगर सावन नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। पिताजी ने उसे रोकते हुए कहा, मैत्री, अभी नहीं, अभी ये सब बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। वह पहले ठीक हो जाए, ये बातें बाद में कहना। मैं अपने ससुर को देखती रही। नहीं पिताजी, बताइए क्या हुआ था, मैं सुनना चाहती हूँ। चित्रा ने जब मैत्री से पूछा कि उस दिन क्या हुआ, मुझे बताओ, तो फिर मैत्री ने कहा, भाभी, मैं अपने कमरे में थी और पिताजी भी अपने कमरे में। अचानक से सावन नीचे आया और चिल्लाने लगा। मैं और पिताजी उसके पास दौड़े। हमेशा इतना शांत रहने वाला बच्चा अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? हमने सोचा कि शायद उसका शरीर खराब है। हम बेचैन हो गए। पिताजी उससे बहुत कुछ पूछते हैं, उसे कहाँ दर्द हो रहा है या क्या हुआ है। वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस चिल्लाता रहता और अपनी उंगलियों से सीढ़ियों की ओर इशारा कर रहा था। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक वह कहने लगा, माँ, माँ, और छत की ओर उंगली से इशारा करता रहा। हम दंग रह गए। उसका माँ पुकारते हुए सुनकर कुछ देर तक मुझे समझ नहीं आया वह क्या कह रहा है। फिर अचानक मुझे याद आया कि आप उसके साथ छत पर गई थी और इतनी चीख चिल्लाना सुनकर भी अभी तक आप क्यों नहीं आई। मैं तुरंत पिताजी के साथ छत पर पहुंची और वहाँ मैंने आपको बेहोश देखा। पिताजी ने तुरंत आपको उठा लिया, ऑटो मंगाई और फिर आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैत्री थोड़ा रुकी। उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। मैं सावन की ओर देखती हूँ, वह भी मुझे देख रहा है। मैत्री फिर कहती है, जानती हो भाभी, डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको लाने में थोड़ी देर हो जाती तो आपकी जान पर खतरा था। भगवान का शुक्र है कि सावन ने इतनी कम उम्र में समझदारी से काम लिया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं रंजन को देखती हूँ, वह मेरे बगल में सिर झुकाए खड़ा है। मैंने धीरे से सावन से कहा, तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? क्या तुम मुझे फिर उस नाम से पुकारोगे? सावन रंजन की ओर डर से देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने सावन से फिर कहा, पुकारोगे मुझे उसी नाम से जिस नाम से मुझे पुकारा था? सावन धीरे से कहता है, माँ। मेरा सीना काँप उठा। मैं चिल्ला कर रोई। मैत्री आती है और सावन के सिर पर हाथ रख कर कहती है, माँ नहीं सावन, भाभी माँ कहो। वह आज से तुम्हारी भाभी माँ है। इतनी बड़ी शब्द थोड़े ना कह पाएगा वो। सावन ने मैत्री की ओर देखा। इतना कठिन शब्द उसे समझ में नहीं आया। सावन ने फिर से मेरी ओर देखा और कहा, माँ, माँ। मैंने उसे दोनों हाथों से गले लगाया और रोती रही। सासू माँ ने मुझे जीवन के सबसे अच्छे उपहारों में से एक देकर गई हैं। सावन अब पूरे दिन भर मेरे आसपास ही घूमता है और मामा पुकारता रहता है। मैत्री जितना उसे कहती है, सावन माँ नहीं भाभी माँ बोलो, सावन उतना ही मामा चिल्लाते रहता है। मैत्री प्यार भरी गुस्सा दिखाती है और सावन हंसता है। मुझे दोनों भाई बहनों की हरकत पर हंसी आती है। वे दोनों हमेशा मुझे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। पिताजी भी ऐसा ही करते हैं। जब भी मैं उदास होती हूँ और अकेली बैठी होती हूँ तो पिताजी सावन को गोद में लेकर बाहर निकल जाते हैं। फिर आइसक्रीम, चिप्स, गोलगप्पे लेकर वापस आते हैं। इनको देखकर मैं तय नहीं कर पाती हूँ कि हंसूँ या रोऊँ। पिताजी कहते हैं, मैं यह सब इसलिए लाया क्योंकि हम इसे खाना चाहते हैं, है ना सावन? सावन अपने पिता की ओर देखता और मुस्कुराता है। दरअसल वह लाते थे मेरे लिए। यह सब चीज़ें देखकर लगता है यही तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, जहाँ चाह कर भी मैं उदास नहीं हो सकती हूँ।
उस हादसे के बाद इन लोगों ने हमेशा दोनों हाथों से मेरा साथ दिया है, लेकिन जो शख्स सबसे ज़्यादा बदल गया है वो है रंजन। उस घटना के बाद सावन पर उनका गुस्सा आश्चर्यजनक रूप से कम हो गया है, लेकिन वह इस कमजोरी को कतई नहीं समझने देते हैं। रंजन इन दिनों कभी कभी छिप कर सावन को खेलते हुए देखता है। कभी कभी जब मैं सामने आ जाती हूँ तो वह जल्दी से हट जाता है और कहता है, मैं इधर से जा रहा था और क्या। मैं एक मुस्कान के साथ कहती हूँ, ठीक है तो जाइए ना, कौन रोक रहा है, पर आप इधर उधर क्या देख रहे हैं। रंजन हकलाते हुए कुछ कहता है और मेरी हंसी नहीं रुकती। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रंजन का भी वही हाल है। उस दिन रंजन शाम के बाद ऑफिस से लौटा। मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी। घर लौटने के बाद उसने मुझे बुलाने लगा। उसके सामने आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। रंजन ने बहुत सारे बच्चों के खिलौने ले आया था। खिलौना में कार, गुब्बारे, बैट बॉल और भी कई चीज़ें हैं। मैं अपने सिर पर हाथ धरे बैठ गई। इतने सारे खिलौने, यह क्या हुआ उसको? तबीयत तो ठीक है उसकी? मैं रंजन के सामने गई और उसे देखती रही। मुझे इस तरह देखकर रंजन ने नज़रें फेर ली। मेरी आंखों में आंखें भी डाल नहीं पा रहा था। वह बिना तैयारी के इधर उधर की बात करना शुरू कर देता है और थोड़ा भ्रमित भी हो जाता है। तुम्हें पता है कि वास्तव में क्या हुआ था चित्रा? मैं ऑफिस से निकला ही था कि सामने एक बूढ़े आदमी को यह खिलौना बेचते हुए देखा। रहम आ गया। मैं उसके पास गया। मुझे पास देखकर वह कहने लगा, पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ साहब, अगर आज यह खिलौने नहीं बिका तो उसके घर का बाजार भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा खरीद लूँ और क्या, बूढ़े आदमी को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। हंस हंस कर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। किसी तरह मैंने हंसना बंद किया और कहा, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ। रंजन ने मेरी ओर देखा, बोलने में असमर्थ अपना सर खुजलाने लगा। मैं अब और उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। मुझे और हंसी आने लगी। रंजन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतना क्यों हंस रही हो। जो सच है वही कहा है। मैं मुस्कुराई और बोली, फिर ठीक है, हमारे पड़ोस के घर में कुछ बच्चे हैं, चलिए उन्हें यह खिलौने दे आते हैं, बच्चे बहुत खुश होंगे। रंजन ने आंखें घुमाई और मेरी तरफ देखा। झट से बोले, अरे चित्रा, क्या बात कर रही हो, हमारे घर में ही बच्चे हैं, फिर दूसरों के घर के बच्चों को खामोखा खिलौने क्यों देना है। मैं कुछ नहीं कहती। मैं रंजन को एक नज़र से देखती हूँ। रंजन ने दूसरी ओर मुड़कर कहा, नहीं, मैंने ऐसे ही। अरे उस दिन मैंने देखा बिना खिलौने के टेबल और कुर्सी से बच्चा खेल रहा है। टेबल कुर्सी खींचने पर घर में शोर होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, तो मैंने सोचा कि इसे खिलौने से खेलने दो, अब शोर नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गई, तो सावन को ले आते हैं। आप खिलौने उसके लिए लाए हैं, उसे ही दे दें, वह खुश भी होगा। रंजन उछलकर मेरी ओर बढ़ा, कहा, हाँ उसे ले आओ, कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, चित्रा बिल्कुल हंसो मत, खाली पीली हंस रही हो, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ले जाओ और खिलौने उसे दे दो। मैं बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। फिर मैत्री के पास जाकर उसे सब कुछ बताई। उसकी भी मेरी जैसी ही स्थिति हो गई। किसी तरह उसकी भी हंसी नहीं रुकती। फिर मैं और मैत्री ने मिलकर एक योजना बनाया। हमने तय किया कि हम सावन को रंजन के साथ अकेला छोड़ देंगे और हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हम छुप कर नज़र रखेंगे कि दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन मैत्री चिंतित चेहरे के साथ कहती है, लेकिन भाभी एक समस्या है। फिर क्या समस्या है? सावन तो भाई रंजन से डरता है, वह भाई के आसपास नहीं रहना चाहता। क्या वह अपने भाई के साथ अकेला रहना चाहेगा? मैंने मैत्री के कंधे पर हाथ रखा। मैं थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, मैत्री, बच्चे अच्छी तरह समझते हैं कि कौन उनसे प्यार करता है और कौन नहीं। इसलिए जब रंजन सावन से नाराज़ रहता था तो सावन उससे डरता था, लेकिन अब मेरा मन कहता है कि सावन अब रंजन से नहीं डरेगा, क्योंकि मैं रंजन के अंदर सावन के लिए प्रेम देख रही हूँ। क्या तुम इस प्रेम का नाम जानती हो मैत्री? मैत्री धीरे से कहती है, क्या नाम भाभी? मैंने मैत्री की तरफ देखा और कहा, अपना खून। मैत्री ने अश्रुपूरित नेत्रों से मेरी ओर देखा।
मैं पिताजी के कमरे में गई और देखा कि पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए अखबार पढ़ रहे हैं और सावन उनके बगल में बैठा नोटबुक में कुछ लिख रहा था। मैंने उसकी नोटबुक पर नज़र डाली। जैसे ही मैंने उसे देखा, खारे पानी से आंखें छलक उठी। मेरे पीछे पीछे मैत्री भी आई। मेरी आंखें भीगी देखकर उसने कहा, क्या बात है भाभी, तुम रो क्यों रही हो? मैत्री की बातें सुनकर पिताजी ने अखबार को छोड़ मेरी ओर देखा। वह भी बेचैन हो उठे। वह मेरे पास आए और पूछा, क्या बात है बेटी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रंजन ने कुछ कहा क्या? मैं कुछ नहीं कह पाई। मैंने अपने हाथ के इशारों से उन्हें सावन की नोटबुक दिखाई। पिताजी ने देखा और नोटबुक हाथ में ले ली। तब तक मैत्री और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सावन ने खुद को नोटबुक पर चित्रित किया था। उसमें उसके बाजू में दो महिलाएं बनाया है। एक ने साड़ी पहनी हुई है और दूसरी ने सलवार कमीज पहनी हुई है। मैं समझ गई कि साड़ी में मैं हूँ और मैत्री सलवार कमीज में है। समझ गया कि हमें ही चित्रित किया गया है। चित्र में हमारे पिताजी हमारे पीछे कुर्ते पंजाबी पहने खड़े हैं। थोड़ी दूर में शर्ट पैंट पहने एक व्यक्ति खड़ा है जिसे चित्रित किया है। हम समझते हैं कि यह रंजन है, लेकिन तस्वीर में रंजन दूसरी ओर देख रहा है। एक बच्चे के अनाड़ी हाथ की ड्राइंग, लेकिन अजीब तरह से घर में सब कुछ एक तस्वीर में चित्रित किया है। मैंने सावन को दोनों हाथों से गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर रंजन इस कमरे में दौड़ कर आया। उसने बेचैन होकर पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। रंजन मैत्री और पिताजी के पास जाता है, कोई उत्तर नहीं दे रहा। सबकी आंखें छलक रही है। रंजन अब सावन के पास दौड़ता है। सावन को मेरे सीने से छुड़ाया और अपने छाती से लगा लिया। फिर चिल्लाते हुए उससे पूछा, तुम्हें कहाँ तकलीफ़ है, मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगा, मैं फिर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। बस मुझे बताओ कि तुमको कहाँ दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सावन रंजन के इस रूप से परिचित नहीं है और उसे समझ भी नहीं आता कि रंजन अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। उसने हमें उलझन भरी नज़रों से देखा। हम भी रंजन को आश्चर्य से देख रहे हैं। सबसे हैरान तो पिताजी हैं। उन्होंने धीरे से जाकर रंजन के कंधे पर हाथ रखा। रंजन पीछे मुड़कर अपने पिता से कहता है, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? सावन को क्या हुआ है? क्या वह स्वस्थ है? मैं उसे अभी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पिताजी कुर्ता के कोने से आंख पोंछते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ रंजन, सावन को कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक है। रंजन ने मेरी ओर देखा और कहा, फिर चित्रा तुम पागलों की तरह क्यों रो रही थी? उसे गले लगा रही थी? तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब है। हंसने और रोने का कोई सही समय नहीं जानती। मैं आंखों में आंसू लिए भी हंसी। मैं समझती हूँ कि रंजन अप्रस्तुत हो गया है। हम उसकी कमजोरी को समझ गए हैं, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ रहा है। मैंने सावन की नोटबुक रंजन को सौंप दी। रंजन ने नोटबुक हाथ में ली और उसे देखा। मैं, पिताजी और मैत्री रंजन को देख रहे हैं और सावन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह आया और मेरे आंचल के नीचे छिप गया। रंजन ने अचानक नोटबुक छोड़ दी और सावन को मेरे आंचल से बाहर लाया और उसके सामने घुटने टेक दिए। अन्य समय में होता तो सावन शायद रंजन से बहुत डरता, लेकिन आज वह रंजन के सामने खड़े होने से नहीं डर रहा है। उसने आश्चर्य से रंजन की ओर देखा। रंजन ने धीरे से दोनों हाथों से सावन के चेहरे को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, सिर्फ भाभी माँ पुकारोगे? मैं अच्छा नहीं हूँ, है ना? क्या तुम मुझे भाई नहीं कहोगे? मुझे भी एक बार बुलाओ। सावन एक बार मुझे देखता है और एक बार पिताजी को। भाई क्या है? ऐसा शब्द उसने कभी नहीं सुना था। रंजन अधीर हो गया और फिर बोला, क्या सावन, क्या तुम नाराज़ हो? क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगे? कभी नहीं। देखो मैंने अपना कान पकड़ा है, मुझे बुलाओ। मैं और मैत्री की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। हमें आश्चर्य करते हुए सावन ने रंजन को देखा और हंसे। वह दबी हुई मुस्कान बिल्कुल सासू माँ की मुस्कान के जैसी थी। रंजन ने उसे सरसरी निगाह से देखा। शायद माँ का चेहरा रंजन के सामने तैर गया। वह अब खुद को नहीं संभाल सका। वह सावन को गले लगाकर रो देता है। जब सावन रोता तो उसके पिता ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसके आंसू पोंछ देते हैं। वैसे ही छोटे सावन ने भी रंजन के आंसू पोंछे और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैत्री दौड़ कर आई और अपने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया।
मैं अपनी आंखें पोंछी और उन्हें देखती रही। खुशी का मंजर जीवन में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा खुशी से छाती में दर्द होता है। मैं धीरे धीरे पिताजी के पास आई। पिताजी ने कहा, मेरी आंखों में लगता है कुछ गिर गया है बेटी, केवल पानी ही गिर रहा है। तुम कुछ देर इनके पास रहो, मैं जाता हूँ। पिताजी मुझे कुछ कहने का मौका दिए बिना चले गए। आज अपने कमरे में बैठकर तारों का मेला देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। अब मैं उन्हें नहीं बुलाना चाहती। आज उन्हें रोने देती हूँ ताकि बरसों के दर्द आंसुओं से धुल जाएं। मैं एक आह भरकर उन्हें देखती हूँ। लगता है सासू माँ दूर से हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। उनके छोटे से घोंसले में आज सितारों का मेला लगा है, लेकिन वह हमारे बीच नहीं है। मैंने मन ही मन उनसे कहा, यह खुशी मेरे घर में जीवन भर बनी रहे, हम जीवन भर ऐसे ही रहें और आपका आशीर्वाद हमारे सर पर रहे। मैं आपके इस बनाए गट्ठर को अब कभी टूटने नहीं दूंगी। आपकी तपस्या सफल हुई माँ, सफल हुई। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।